जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी की सर्विस में शामिल हुई दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के 3 सुअर हॉरिफाइड। भारत के 5.5 जनरेशन फाइटर का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक। थिएटर कमांड्स का ब्लूप्रिंट हो चुका है तैयार। और टेलीग्राम सीईओ की गिरफ्तारी से यूएई ने फ्रांस के साथ 80 रफाल फाइटर्स की डील करी कैंसिल। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां कल रात को कुपवाड़ा में 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर्स हुए थे, जिसमें से एक जगह थी कुपवाड़ा का तंगधार और दूसरा था कुपवाड़ा में माछल। और इंडियन आर्मी की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इन 2 अलग अलग ऑपरेशंस में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टोटल 3 सुअरों को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड कर दिया गया है। इसमें से जो ऑपरेशन माछल सेक्टर में हुआ था वहां पे 2 सुअरों को हॉरिफाइड किया गया है और उन दोनों के पास से 2 AK राइफल्स, 1 पिस्टल, 4 हैंड ग्रेनेड्स और ऐसी बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स बरामद किए गए और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं कुपवाड़ा के तंगधार में जो ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे पाकिस्तान के 1 सुअर को हॉरिफाइड किया गया और तंगधार में ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और इन ऑपरेशंस को इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है और फोर्सेस को आतंकियों द्वारा भारत में घुसपैठ करने की स्पेसिफिक इनपुट्स प्राप्त हुई थी और उन्हीं के आधार पर ये ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और बाकी इससे जुड़े जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा जैसा कि तय था, आज 29 अगस्त को इंडियन नेवी की सर्विस में दूसरी अरिहंत क्लास सबमरीन जिसका नाम है INS अरिघात, तो उसे औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। और इस दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की जो कमीशनिंग है वो भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में की गई थी। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक INS अरिघात के निर्माण में कई एडवांस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एक डिटेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशल मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, हाईली स्किल्ड वर्कमैनशिप, ये सभी शामिल है। और इसमें कई सारे स्वदेशी सिस्टम्स और इक्विपमेंट को इंटीग्रेट किया गया है। और अब इंडियन नेवी की सर्विस में 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स एक्टिव हो चुकी हैं, जो कि भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है। तो एक बार फिर से भारत के भविष्य के फाइटर जेट प्रोग्राम्स को लेकर एक नई मीडिया रिपोर्ट देखने को मिली है, जो कि जारी की गई है ANI की तरफ से। हालांकि इस रिपोर्ट में अधिकतर इन्फॉर्मेशन वही है जो कि पहले भी कई बार रिपोर्ट्स में पब्लिश हो चुकी हैं। बाकी इस रिपोर्ट के कुछ मेन पॉइंटर्स हम आपको बता देते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और DRDO ऑफिशियल्स ने एक रिव्यू मीटिंग कंडक्ट करी थी और इस मीटिंग में भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA की टाइमलाइन और उसके रोड मैप को डिस्कस किया गया था। और इस मीटिंग में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि AMCA प्रोग्राम के लिए 2 डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स को चुना जाएगा, जिसमें से एक होगी पब्लिक, एक होगी प्राइवेट। पब्लिक में मुख्य रूप से HAL ही रहने वाली है, बाकी प्राइवेट में से कौन सी कंपनी रहेगी तो उसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। लेकिन जो भी AMCA प्रोग्राम में डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स बनेंगे तो उन्हें DRDO AMCA के लिए विकसित की गई सारी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करेगी और संभावित रूप से वे इस फाइटर जेट को एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन में मैन्युफैक्चर करेंगे। रही बात AMCA प्रोग्राम की टाइमलाइन की, तो वो ऑलरेडी 3 से 4 वर्ष आगे खिसक गई है, जिसके चलते AMCA के पहले प्रोटोटाइप की पहली उड़ान 2028 तक की संभव होने की उम्मीद है, जो कि पहले 2024-25 तक उम्मीद की गई थी। और इसके पीछे के भी कई अलग अलग कारण बताए गए, जिसमें से एक कारण तो है इस फाइटर जेट के लिए प्रोडक्शन पार्टनर्स को डिसाइड करने में हुई डिफिकल्टी, और दूसरा कारण है US इंजन मेकर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जेट इंजन्स को लेकर पेंडिंग नेगोशिएशंस। आपको बताते हैं कि शुरुआत के जो 40 AMCA Mark 1 फाइटर्स होंगे तो उन्हें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जेट इंजन से ही पावर दिया जाएगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के हवाले से भी बताया गया है कि AMCA फाइटर का जो वजन है वो 27 टन तक होने वाला है और इसमें एक बड़े वेपन लोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी रहेगी। यानी कि कहने का मतलब ये कि AMCA का जो वेट है तो वो भी 25 टन से 27 टन बढ़ चुका है। और रही बात इसके मास प्रोडक्शन की, तो वो तो 2035 तक की स्टार्ट होने की उम्मीद है। बाकी ऑफिशियल्स का यही कहना है कि अगर इंजन प्रोडक्शन और बाकी की कंसर्न एक्टिविटीज समय पर होती हैं तो AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार हो जाएगा। बाकी इस मीटिंग में तेजस Mark 2 की टाइमलाइन को भी डिस्कस किया गया था, जिसमें बताया गया कि तेजस Mark 2 जो 4.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है, इसका प्रोटोटाइप 2026 तक अपनी पहली उड़ान भर सकता है। और तेजस Mark 2 में जो डिले हो रहा है तो उसका कारण बताया गया है इसके लिए अप्रूव फंड्स को रिलीज करने में डिले और US के साथ जेट इंजन वाली डील पर निगोसिएशन। बाकी 31 अगस्त को HAL के मौजूदा चीफ श्री CB अनंत कृष्णन भी रिटायर हो रहे हैं और अब HAL के नेक्स्ट चीफ के तौर पर श्री DK सुनील एक फ्रंट रनर बने हुए हैं, जो कि वर्तमान समय में HAL के इंजीनियरिंग एंड R&D डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक HAL के जो भी नए चीफ बनेंगे उनके लिए तेजस Mark 1 प्रोग्राम को तेज करना टॉप प्रायोरिटीज में से एक रहेगा। एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री में एडवांसमेंट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आज गुरुवार को भारत की टेक महिंद्रा की तरफ से बताया गया
कि उन्होंने एक यूके बेस्ड इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर जिसका नाम है मार्शल ग्रुप, तो उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। और इस एग्रीमेंट के तहत टेक महिंद्रा मार्शल ग्रुप के साथ अपनी डिजिटल सॉल्यूशंस और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को कंबाइन करके एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री में एडवांसमेंट्स को बढ़ावा देगी। टेक महिंद्रा की तरफ से भी बताया गया है कि वे मार्शल ग्रुप के एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशल मिशन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल एमआरओ टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट, तो इस तरह के अलग अलग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में असिस्ट करेंगे। और जबकि एविएशन में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने और फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने के उद्देश्य के साथ फ्यूचर हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम्स को विकसित करने में भी इंगेज होगी। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो प्रस्तावित थिएटर कमांड्स हैं, तो उसके ऑपरेशनल फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जो कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ शेयर किया जाएगा। खास करके तब जब भारतीय रक्षा मंत्री लखनऊ में आयोजित होने वाली ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। और इसी दौरान भारतीय रक्षा मंत्री के सामने थिएटर कमांड्स के सभी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि ये जो कमांड्स हैं ये पीस टाइम सिचुएशन, वॉर टाइम सिचुएशंस, तो इनमें कैसे फंक्शन करेगी, इनके द्वारा बैटल रेडीनेस को कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे इनका इंटीग्रेशन होगा, ये सारी चीजें भारतीय रक्षा मंत्री के सामने प्रेजेंट होंगी। और वैसे तो मूल रूप से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे थे कि हमें करीब 3 थिएटर कमांड्स की जरूरत है, जिसमें से एक रहेगी नॉर्दर्न फ्रंट के लिए, एक रहेगी वेस्टर्न फ्रंट के लिए और एक रहेगी मैरीटाइम डोमेन के लिए। लेकिन अब आर्म्ड फोर्सेस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने ऐसे ही कुछ और कमांड्स को बनाने का सजेशन भी दिया है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात की संभावना बन रही है कि हमें 3 से ज़्यादा थिएटर कमांड्स भी देखने को मिल सकती है। बाकी एक बार स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद, इस कॉन्सेप्ट का अप्रूवल भारत सरकार से मिलने के बाद फिर थिएटर कमांड्स में रिसोर्सेज, एसेट्स और मैन पावर को एलोकेट किया जाएगा और जो थिएटर कमांडर होगा वो अपने डिफाइंड एरिया के सभी वॉर एसेट्स को कंट्रोल करेगा। बाकी इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की विजिट करी थी, तो इस विजिट को लेकर अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट को अन्य देशों के प्रयासों के साथ साथ यूक्रेनियन क्राइसिस के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सेटलमेंट में एक संभावित योगदान देने का प्रयास मानते हैं और जो कि एक निष्पक्ष संतुलित रेखा को आगे बढ़ा रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ पे भारत के प्रयासों का, भारत के निर्णय का पूरा सम्मान किया गया और भारत के एक्शंस को उसी तरह से देखा गया है जैसे वो हैं। एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि यूएई ने फ्रांस के साथ 80 रफाल फाइटर जेट्स को खरीदने वाली जो डील थी उसको कैंसिल करने का निर्णय लिया है। इस डील की कॉस्ट थी $20 बिलियन और यूएई का जो ये निर्णय है ये खास तौर पर फ्रेंच अथॉरिटीज द्वारा टेलीग्राम ऐप के सीईओ जिनका नाम है पावेल डुरोव, तो उनको अरेस्ट किए जाने वाले मामले के बीच आया है। और बता दें कि जो पावेल डुरोव हैं उनके पास यूएई की नागरिकता है। फ्रेंच अथॉरिटीज ने टेलीग्राम के सीईओ पर कई सारे आरोप लगाए हैं, जिनमें उनके टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से फाइनेंशियल क्राइम्स, साइबर ऑफेंसेस, ड्रग ट्रैफिकिंग और यहाँ तक कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो इन सभी आरोपों के चलते फ्रेंच अथॉरिटीज ने टेलीग्राम सीईओ को शनिवार को पेरिस एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया था। और जो पावेल डुरोव है वो यूएई की नागरिकता भी रखते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पावेल डुरोव की यूएई के साथ काफी नजदीकियां थी और इसलिए फ्रांस द्वारा उनकी गिरफ्तारी से यूएई खुश नहीं था और इस गिरफ्तारी को यूएई ने संप्रभुता और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के उल्लंघन के तौर पर देखा है। और इसके बाद से यूएई ने निर्णय लिया है कि वे फ्रांस के साथ 80 रफाल फाइटर्स वाली डील को कैंसिल करेंगे। और जबकि इस डील के तहत फ्रांस से रफाल फाइटर्स को जो पहला बैच था तो उसकी डिलीवरी यूएई के लिए 2027 से शुरू होनी थी, लेकिन अब इस डील का कैंसिल हो जाना ये न केवल फ्रांस के लिए एक बड़े इकोनॉमिक लॉस की तरह है, बल्कि इसके साथ साथ इससे यूएई और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचा है, जो कि इस इंसिडेंट के होने से पहले अभी तक काफी मजबूत थे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल एचआर मैकमास्टर ने अपनी एक नई बुक में इस बात को खुलासा किया है कि भारत मुख्य रूप से चाइनीज एग्रेशन के कारण अमेरिका के साथ एक अभूतपूर्व स्तर पर सहयोग करने को इच्छुक है, लेकिन इसी सेम टाइम पर भारत को इस बात का भी डर है कि अमेरिका उसे कभी भी फंसा सकता है या अकेले छोड़ सकता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर विवेक सिंह भंडराल वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सुधीर कुमार वालिया वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन प्रशांत शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2022 में लद्दाख में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायब सूबेदार हरिवीर सिंह ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1999 में कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान नायक खेम सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन पवन, राइफलमैन राकेश,
राइफलमैन अशोक, राइफलमैन विशाल और राइफलमैन पवन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि पैराशूट रेजिमेंट में टोटल कितनी बटालियंस है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।